जी डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? रमजान कैसे गुजरा? बेहतरीन। आप तो खुद डॉक्टर हैं, तो फिर तो बहुत मेंटेन रखते होंगे ना, डाइट को भी और बाकी सारी चीजों को भी देखते होंगे। डॉक्टर भी आम रोजा इंसान भी रख रहे हैं साथ साथ। हाँ जी, रोज़ा रख रहे हैं, बिल्कुल रख एक रहे हैं। बैलेंस आ जाता होगा। बिल्कुल जी। रोज़ा भी रख रहे हैं और बैलेंस भी रख रहे हैं। और बीइंग डॉक्टर क्योंकि ह्यूमन है तो बाद का नहीं भी रख पाते हैं खुराक का वैसा ख्याल, लेकिन कोशिश करते हैं कि मेंटेन रखें। तो ये बताइए डॉक्टर साहब, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन एज ए कंसल्टेंट की है 2013 में। जी जी। तो पाकिस्तान में ही सर्व करने का क्यों सोचा? क्योंकि अक्सर तो यहाँ के डॉक्टर्स जो है वो बाहर जाते हुए मैंने देखे हैं, प्लेब कर जाते हैं, यूएसएमएलई कर जाते हैं। आपने पाकिस्तान में सर्व करने का क्यों सोचा? मेरा भी पाकिस्तान में सर्व करने का प्लान बेसिकली नहीं था, लेकिन एट दैट टाइम माय फादर जो हैं वो ही वाज नॉट वेरी वेल। तो उस सिनेरियो में फिर आई डिसाइडेड कि नहीं, आई शुड कंटिन्यू हियर। मैंने प्लेब का ही प्लान था, द प्लान वाज टू गो इन यूके, लेकिन फिर उसको फिर मैंने कंटिन्यू नहीं किया। मैंने कहा नहीं, माय फैमिली नीड्स मी मोर। समटाइम आपको प्रायोरिटीज सेट करनी पड़ती है, और वो एक अच्छा फैसला था। दैट वाज नॉट बैड डिसीजन। अच्छा, तो मुझे ये बताएं, जब हम बात करें डॉक्टर की, तो आप ऑटोराइनोलैरिंजोलॉजिस्ट है। जी जी। तो ईएनटी का कितना स्कोप है यहाँ पर पाकिस्तान में? किस तरह के पेशेंट्स आते हैं ईएनटी में, और क्या क्या केसेस आप डील कर रहे हो? स्कोप इज डिफरेंट थिंग। स्कोप तो आपका है, पर्सन का, इंसान का है। दैट्स नॉट ऑफ द फील्ड। वो तो इंसान का है कि वो अपने आप को जितना एक्सेल करता है तो उसका स्कोप बनता जाता है। जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं वो ईयर, नोज, थ्रोट, हेड एंड नेक की पूरी रेंज आती है। लाइक नाक में गदूद, नाक की हड्डी का मसला, गले में टॉन्सिल्स, आवाज़ की तारों का मसला, समात के मसाइल, ठीक है ना। फिर हेड एंड नेक, थायराइड है, कैंसर्स हैं और बेइंतहा चीज़ें हैं। मैक्सिलोफेशियल है, जबड़े के मसाइल, जबड़े की सर्जरीज, और यू नेम, पैदाइशी गूंगा बहरापन, खराटों के मसाइल, नाक से खून आना, गले का बार बार ख़राब होना, बच्चों में कान ख़राब होना, बहना, बच्चों में समात के मसाइल। तो वाइड रेंज है ईयर, नोज, थ्रोट। ये खराटे हैं, इनका क्या मसला है? ये किस वजह से होते हैं और इससे बचाव का क्या जरिया है? खराटे जो हैं बेसिकली इन्हें हम स्नोरिंग कहते हैं। एक ब्रॉड टर्म यूज होती है स्लीप एपनिया। स्लीप एपनिया एक ऐसी बीमारी को हम कहते हैं जिसमें इंसान की नींद भी डिस्टर्ब होती है खराटों की वजह से या किसी भी बीमारी की वजह से, जो कि रास्ता रोक देते हैं नाक और हलक का। अच्छा। जो हमारे यहाँ कॉमन जो वजह है, मैं इनको दो हिस्सों में डिवाइड कर देता हूँ, एडल्ट्स में, बड़ों में और बच्चों में। बड़ों में ओबेसिटी है, वजन का बढ़ जाना। जब एक खास BMI से वजन बढ़ जाता है तो खराटे आने लग जाते हैं। नाक और हलक का रास्ता ब्लॉक होता है, चौक कर जाता है। ठीक है। इंसान जब लेटता है तो जुबान पीछे को फॉल करती है, तो ब्लॉकेज जाती है। इसी को हम खराटे आना, सादा अल्फाज में मैंने सिंपलेस्ट आपको उसका बता दिया। तो इसका क्या हल है? इसका सबसे बड़ा हल है वेट रिडक्शन। सबसे बड़ा हल है वेट रिडक्शन। और अगर वेट की वजह से नहीं खराटे आ रहे हैं तो देन जो कान गला का डॉक्टर है वो उसकी वजह का तयन करता है कि नाक, हलक और सांस के ऊपर वाले हिस्से में किस रीजन में ब्लॉकेज है। या तो वो कुछ CT स्कैन करवाता है या कैमरा डालता है या अपनी हिस्ट्री में देखता है। जहां पे उसको फिर प्रॉब्लम मिलती है वो उसको डील करता है। बच्चों में जो एक बहुत बड़ी वजह खराटों की, दैट इज एडिनॉइड्स। नाक और हलक के दरमियान एक खास किस्म का गदूद बड़ा हो जाता है, जैसा कि टॉन्सिल्स होते हैं। तो वो सांस लेने में दुश्वारी करता है और वो अल्टीमेटली फिर कान के और समात के मसाइल भी देता है। ठीक है। ये तो बच्चों का नाक बहना है या बच्चों की नाक की हड्डी के मसाइल हैं, ये कोई पैदाइशी तौर पर हैं, इसमें ख़ानदानी मसाइल हैं या फिर कुछ ग़िज़ा का असर है? जी, नाक बहना जो है ना, पहले मैं उसको बता देता हूँ। जो नाक बहना, राइनोरिया हम कहते हैं, नाक से सफ़ेद या पीला पानी आना, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ द टाइम ये इन्फ्लेमेटरी होता है। एनवायरनमेंट में कोई ऐसी चीज़ होती है वो रिएक्ट कर रहा होता है, कोई धुआं, गर्द, गुबार होती है, ठीक है जी। और जो उससे हटके आपने जो बात की है, दूसरी चीज़ आपने क्या पूछी है? ये हड्डी के, हड्डी जो है बच्चों में नहीं सीधी की जाती, ना ही बच्चों में कोई हड्डी का मसला ऐसा चाहता है। हड्डी के मसाइल 18 साल से बाद की उम्र के हैं। उससे पहले जो नेजल ऑब्स्ट्रक्शन है, नाक का बंद होना, उसमें सबसे बड़ी वजह, जैसे मैंने पहले आपको बताया, जो खराटों का बायस भी है, दैट इज एडिनॉइड्स, या के बार बार नाक बहना। तीसरी चीज आपने पूछी कि उसमें एनवायरमेंटल फैक्टर, या के आज का जो बच्चा आ रहा है बेसिकली उसको मदर फीड नहीं मिल रहा है उतनी, मतलब उसकी क्वांटिटी का मिकदार नहीं है, कम हो गया। तो बेसिकली ये भी एक बहुत बड़ी वजह है, नाक से पानी का आना, या कि नाक के या के पूरे जिस्म के मसाइल में कुव्वत मुदाफ़त की कमी है, सादा अल्फाज में। अच्छा, कुव्वत मुदाफ़त की कमी की वजह से ये चीज़ें शुरू होती हैं, फिर उसके बाद इन्फेक्टिव में चेंज हो जाती हैं। इन्फेक्टिव से और जैसे मुफ्ती साहब हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं, रमज़ान में इनकी जितने भी कुर्रा हज़रात हैं, हुफ़ाज़ कराम हैं, इनकी मसरूफियत बहुत बढ़ जाती है। बिल्कुल बढ़ जाती है। तो इनके भी गले के ऊपर खासा जोर आता है। ख़ास तौर पे अगर मैं सवाल को शामिल करूँ तो तकरीबन हर रमज़ान मुबारक में एक समझ लें कि एक जुमा, जब पहला जुमा हम पढ़ाते हैं ना, जुमा पढ़ाने के बाद जब तरावी में जाते हैं तो अमूमी तौर पे हमारी आवाज़ ना कुछ बैठ जाती है। और मोस्टली ऐसा होता है कि पहले जुमा के बाद
जो हफ्ता या इतवार आता है तो हम तरावी भी नहीं पढ़ा पाते, यानी इस कदर आवाज़ बैठ जाती है कि हमसे मतलब बोला भी नहीं जाता। और फिर डॉक्टर हजरात हमें, मैं ये आपकी मौजूदगी में बड़ी माजरत से बात अर्ज करूंगा कि मैं पिछले साल 3 डॉक्टर्स के पास गया और तीनों ने मुझे अलग-अलग नुस्खा दिया, तो मैं कंफ्यूज हो गया कि मैं किस पर अमल करूं। तो मेरे लिए बड़ा मसला था। और पिछले साल तो बिल्कुल ना गला बैठ गया था और पूरा हफ्ता मुझे ना डिस्टर्बन रही। और इस साल ये हुआ कि गला जब बैठा है तो 2-3 दिन तो इस साल भी रहा है। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि इस साल जब गला बैठा है तो मुझे एक डॉक्टर साहब ने कहा, उन्होंने कहा जी बिल्कुल आप दवाई ना खाएं बल्कि आप रेस्ट करें। तो उसका फायदा ये हुआ कि 3 दिन के बाद ना वो आवाज अपनी जगह पे आना शुरू हुई। तो हमारे लिए बिलखुसूस जिनका गला बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है उनके हवाले से आपको जो आपको आखिरी डॉक्टर साहब ने बात की कि गले को कुछ दवाई ना दें, रेस्ट करें, ये बेस्ट उन्होंने बात की एग्जैक्टली। और जो आपने बात की कि 3 डॉक्टर्स के पास गए, 3 मुख्तलिफ नुस्खे हैं, ये बात अलमिया है और ये दुरुस्त है। प्रॉब्लम ये है कि डॉक्टर आपको वक्त नहीं दे पा रहा। अब जब हम एग्जाम में जाते हैं अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए तो हमारे पास 1 घंटा होता है एक पेशेंट के लिए, आधे घंटा हमारे पास हमें दिया जाता है उसको कि आप इसे एग्जामिन करें, इससे हिस्ट्री लें, और फिर आधे घंटे के हमारा वाइवा होता है। कहने का मतलब ये है कि अभी अगर किसी पेशेंट को आपने डिटेल में देखना है ना तो आधा घंटा इज द टाइम। अगर कोई बहुत एफिशिएंट डॉक्टर है तो 20 मिनट, लेकिन एक डॉक्टर जब आप आते हैं उसके 5 मिनट आप उसके पास बैठते हैं वो कुछ नहीं समझ पाता आपको। मैं आपको सही बता रहा हूँ, जिसने 40 मरीज देखने हैं वो आपको टाइम नहीं दे सकता। ठीक हो गया, ठीक है ना। बेसिकली टाइम ओवर मनी ये चल रहा है, प्रॉब्लम है। अब आपको बंदा ऐसा ढूंढना जो आपको वक्त दे सके, जो 20-25 मिनट जिसने आपकी हिस्ट्री लेनी है, पूछे एक एक चीज मसला मौजूद कहाँ है, फिर वो आपको एग्जामिन करे, फिर वो इन्वेस्टिगेशन की तरफ जाए। बाकी जो बात की आपने कि ये जो प्रॉब्लम है जो हफाज का है या कि ये डॉक्टर्स का भी है, टीचर्स का भी है, ये जो आप एंकर्स हैं इनका भी है, आवाज़ बैठ जाती है, भारी हो जाती है, आवाज़ की करैक्टर चेंज हो जाता है। फ्रेंकली इसमें सिर्फ एक ही हल है, वॉइस रेस्ट। अल्लाह ने ये जो आवाज़ की तारें दी है, लैरिंग्स दी है, इसकी एक लिमिट है। जैसे आप 24 घंटे चल नहीं सकते हैं, आप दिन में 3-4 घंटे आपको वैसे उसके बोलने का भी एक है कि आप इतना बोल सकते हैं। है कि इंसान 24 घंटे में कितना बोल। अल्लाह के नबी ने फरमा दिया कि जी आपकी आवाज़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी आवाज़ से ऊंची ना होने पाए। अब उनकी आवाज़ धीमी थी। वेरी गुड। तो ये एक बहुत बड़ा पैरामीटर है। हम बेसिकली जज्बाती भी हो जाते हैं जब हम मेंबर पे होते हैं, या कि हम मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं वो भी जब ऊंचा बोलते हैं। तो माइक्स बड़ी ब्लेसिंग है। मेरे पास टीचर्स आते हैं, उनका यही मसला होता है। मैं उनसे पूछता हूँ कि आपकी क्लास कितनी, कहते हैं 50 की क्लास है। कमरा कितना बड़ा है, वो कहते हैं इतना बड़ा है। माइक नहीं है जी, पानी का इस्तेमाल करना पड़ेगा।